हेलो गाइज, वेलकम। कैसे बचे? बात करें यार कि लास्ट क्लास में हमने आपका इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग बताया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ आपके उस वीडियो से। समझ में आया, कॉस्ट का सिलेबस हमने बताया था। आज का यार आपके सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर बताने वाला हूँ और रियली यकीन मानिए कि यह भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और चैप्टर का नाम है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट सीट भी बोलते हैं इसे। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट या कॉस्ट सीट भी इसे बोलते हैं। और यह आपको कॉस्ट के हर एक चैप्टर में ही पढ़ना है बच्चे। अगर आप कॉस्ट का कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, किसी भी चैप्टर में अगर आप शुरू कर रहे हो और अगर आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। यह आपके कॉस्ट बुक का बेस है, तो एकदम अच्छे से पढ़ाई करेंगे क्योंकि एग्जाम में यार इससे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट आज आपका पार्ट 1 है और जिसमें मैं सिर्फ आपको इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टर्म बताऊंगा, बेसिक इंट्रोडक्शन बताने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर का क्वेश्चन करेंगे, तो यह क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है। ठीक है, चलते हैं सबसे पहले टर्म की तरफ ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं बच्चे कि आपका एलिमेंट ऑफ कॉस्ट होता क्या है। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या होता है? हमने यह बताया था कि देखिए बच्चे, कॉस्ट शीट का जरूरत उनको पड़ता है जो किसी गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो किसी गुड्स को बना रहे हैं, किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के एक्सपेंस वो लगा रहे हैं। अलग अलग प्रोडक्ट को, रॉ मटेरियल को मर्ज कर रहे हैं, एक फिनिशिंग दे रहे हैं और ऐसा कंज्यूम्ड गुड्स में उसे बदल रहे हैं कि लोग उसे यूज कर सकते हैं। तो वो सारे एलिमेंट्स, वो सारे इंपॉर्टेंट टर्म, वो सारे रॉ मटेरियल जो जो प्रोसेस में एक्सपेंसेस हो रहे हैं, वह सारे आपके कहलाते हैं एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। वह सारे क्या कहलाएंगे? एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। वह जो किसी गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में अलग अलग प्रोसेस से होकर के जा रहा है, जो जो खर्च उसमें लग रहे हैं, जो जो मटेरियल लग रहे हैं, वह सारे आपके एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में आ जाएंगे। ठीक है, देखिए समझते चलेंगे एकदम प्रॉपर, क्योंकि एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है और अच्छा नंबर लाने के लिए पढ़ना जरूरी है। और देखिए यार, जो चैनल पे हमारे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट वेलकम है, दोबारा विजिट कर रहे हैं उनके लिए भी यार वेलकम है। ठीक है, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल टेलीग्राम पे माइंड योर ओन सक्सेस नहीं सब्सक्राइब किया तो रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें। व्हाट्सएप पे भी चैनल है आपका जिसमें आपको सारे नोट्स, पीडीएफ सभी मिलेंगे, टेलीग्राम पे भी, व्हाट्सएप पे भी। तो दोनों जगह सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड तक शेयर भी करें। क्या कह रहा है? द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट आर दोज एलिमेंट्स विच constitute the cost of manufacture of a product. We can broadly divide this element of cost into three categories. क्या करते हैं कि किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने में जो लग रहा है वह सारे को हम लोग एलिमेंट ऑफ कॉस्ट बोलते हैं। इसको हम लोग तीन कैटेगरी में बांटे हुए हैं। इन अ मैन्युफैक्चरिंग organization, we convert raw material into a finished product with the help to labor and other services. क्या करते हैं कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी किसी रॉ मटेरियल को, जिसको हम लोग यूज नहीं कर सकते, रॉ मटेरियल आगे बताएंगे, उसको हम लोग उस फिनिश गुड्स में बदलते हैं ताकि लोग उसका यूज कर सके, वह कंज्यूम्ड बेस पे बन सके। ठीक है, वह आपका मतलब लेबर की मदद से या सर्विसेज की मदद से। दिस सर्विसेज आर मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस। क्या क्या सर्विसेज है? मटेरियल, रॉ मटेरियल, लेबर चाहिए ना यार, वर्कर उस पर काम करेगा जो, और कुछ खर्च लगा करके हम उसको कंज्यूमेबल गुड्स में बदलते हैं। तो यह सारे आपके एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कहलाएंगे। क्लियर है? यहां तक राइट डाउन भी करना है, राइट डाउन कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है। ठीक है, आपके मान प्रतिष्ठा, पेरेंट्स के सामने आपका मान प्रतिष्ठा बचेगा, साथ साथ हमारा भी गुडविल थोड़ा बढ़ जाएगा कि हम पढ़ाएं तो उनको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों, एक फॉर्मेट है आपका एलिमेंट ऑफ कॉस्ट का,
थोड़ा इसे छोटा करते ताकि आपको समझ में आए। और कर लूं। देखिए एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है। देखिए इसे समझाता हूं। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट का यह फॉर्मेट है और आपको वहां पे ऊपर में क्या बताएगा कि तीन चीज को मिला करके तीन चीज उस पे लगाते हैं और वह रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बदलते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है बच्चे? मटेरियल। सबसे पहला हमारे पास में होता है मटेरियल। ठीक है, मटेरियल। फिर लेबर होता है दूसरा, और तीसरा एक्सपेंस। ओवरहेड्स इसको बोल सकते हैं। मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स, यह तीनों मिल करके क्या करते हैं? किसी भी प्रोडक्ट को एक ऐसे शेप में डालते हैं जिससे लोग उसका कंज्यूम कर सके, लोग खपत कर सके, वो उस शेप में आ जाए जिससे लोग उसे कंज्यूम कर सके। ठीक है, तो यहां पे बच्चे मटेरियल आपका हो जाता है, लेबर हो जाता है, एक्सपेंस हो जाएगा जिसको हम लोग ओवरहेड्स, एक्सपेंस को हम लोग क्या बोलते हैं कॉस्ट में? ओवर हेड्स। खर्च को ओवरहेड्स बोलते हैं कॉस्ट में। ठीक है, राइट डाउन भी करते चलिएगा, स्क्रीनशॉट करके चलिएगा ताकि कुछ भी भूलने ना पाए। अब आपका मटेरियल दो टर्म में कैटेगराइज होता है। पहला होता है आपका डायरेक्ट मटेरियल, बताएंगे आगे। दूसरा इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर भी दो में कैटेगराइज होता है, पहला डायरेक्ट लेबर और दूसरा इनडायरेक्ट लेबर। ओवरहेड्स भी डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एक्सपेंस भी कैटेगराइज हो रहा है। ठीक है, अब आपका बच्चे बनता है प्राइम कॉस्ट। ये भी मैं आपको आगे सिखाऊंगा कि प्राइम कॉस्ट कैसे होगा और ओवरहेड्स कॉस्ट कैसे होगा, और इतना करने के बाद और क्या क्या खर्च लगता है उसके बारे में भी हम आपको बताते चलेंगे। यह एक फॉर्मेट है आपका एलिमेंट ऑफ कॉस्ट का। राइट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करते चलेंगे और शेयर भी। सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के रखिए, जब भी नया अपडेट आएगा तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्म होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते बच्चे। अब सबसे पहला बात करें मटेरियल के बारे में। मटेरियल होता क्या? देखिए मटेरियल आपको दिख रहा है ना, समझिए। सर मटेरियल क्या होगा? मटेरियल क्या होगा? कुछ भी यार। रॉ मटेरियल, कच्चे प्रोडक्ट्स जो यूज्ड करने लायक नहीं हो, जिसका यूज किसी गुड्स को बनाने में किया जाए, रॉ मटेरियल। मटेरियल is the most important element of cost. In most manufacturing organization, 50% to 70% of the total cost of a product is represented by the cost of the material. क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो गुड्स बन रहा है 50 से 70% जो कॉस्ट होता है वो मटेरियल में ही लगता है, क्योंकि यार मटेरियल से ही आपका गुड्स बनता है बच्चे। मतलब जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो मटेरियल से ही बनेगा। जो हम प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं वह मटेरियल से ही बनेगा। जैसे स्टोन, पत्थर से क्या होता है, शेप दे करके किसी दूसरे गुड्स में बदल सकते हैं। आपका मेटल, पहले मेटल हो गया, अब इसको अलग अलग चीज में हम क्या करते हैं, मतलब कन्वर्ट करते हैं ना मशीन की मदद से। कॉटन, कॉटन रहता है क्या, कॉटन लाए ओढ़ लिए, कॉटन पहन लिए, नहीं करेंगे, इससे कपड़ा बनता है। तो देख रहे हैं रॉ मटेरियल है और इसका यूज करके हम लोग एक ऐसे गुड्स में बदलते हैं, इसी को गुड्स में बदलते हैं। तब मतलब मटेरियल आपका 50 से 70% हिस्सा होता है किसी प्रोडक्ट का। वुड, क्या घरे पेड़ काट के लेके चला इसी में बैठे उठेंगे? नहीं नहीं, इसे फर्नीचर बनाया जाता है। तो यह रॉ मटेरियल जो होता है ना वो प्राइमरी सोर्स है आपका, किसी प्रोडक्ट का प्राइमरी प्रोडक्ट है जिसका मदद से हम उसके तक पहुंचते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट करते चलेंगे। हमने देखिए सैंड, कोल, गोल्ड, क्ले देख रहे हैं, ये सारा चीज आपका आपका कहलाएगा डायरेक्ट मटेरियल। मटेरियल आपका। अब आपका आता है डायरेक्ट मटेरियल। देखिए मटेरियल यहाँ पे जो मैंने लिया है ना बच्चों, डायरेक्ट मटेरियल, आपका मटेरियल दो में कैटेगराइज था, डायरेक्ट मटेरियल था ना, तो यहाँ पे और इनडायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, जिसमें अभी आपको मैंने दिखाया कि कोल है, जो चीज डायरेक्टली, जो चीज डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में लग रहा है,
वुड देख रहे हैं। अभी जिसका एग्जाम्पल हमने ऊपर दिया बच्चे मटेरियल में, सेम सारा एग्जाम्पल यही आपका डायरेक्ट मटेरियल कहलाएगा, जो किसी गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए लग रहा है। ठीक है, यह एक पार्ट है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, इसके बिना मैन्युफैक्चर नहीं हो सकता है। इसी की सहायता से इसी को कन्वर्ट करके दूसरे गुड्स में बदला जा सकता है। डायरेक्टली रिलेटेड टू एंड आइडेंटिफाइड विथ कॉस्ट centers or cost units. In other words, these are the items that form part of the product itself. Example, cotton used for spinning cotton yarn, wood used in making furniture. देख रहे हैं, वुड आपका डायरेक्ट मटेरियल हो जाएगा जिसका यूज हम लोग क्या चीज में करते हैं, फर्नीचर बनाने में करते हैं। लेदर से जैकेट बन गया, शू बन गया, बैग बन गया, तो आपका डायरेक्ट मटेरियल। लेदर क्या कहलाएगा, आपका डायरेक्ट मटेरियल कहलाएगा। एक लाइक कर दीजिए यार, समझ में आ रहा है ना वीडियो, वॉच कर रहे हैं कहीं से भी वॉच कर रहे हैं, प्लीज पक्का मेंशन करें कमेंट में, हमें भी यह पता चलना चाहिए कि कहां से आप हमारे वीडियोस को देख रहे हो, समझ में आ रहा है, और हमारे चैनल पे कब से जुड़े हुए हो। कमेंट में पक्का मेंशन करें, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपके लिए नए नए वीडियोस लेकर के आते हैं। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिए। स्क्रीनशॉट कर लिया कीजिएगा बच्चे, जैसे ही साइड होता हूं ना स्क्रीनशॉट कर लिया कीजिएगा, बाद में ये नहीं बोलिएगा कि मास्टरवा तो सामने से हटवे नहीं करता है। क्लियर, देखिए ये आपके होते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल है ना, देखिए इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है ना कि डायरेक्टली प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में नहीं लगते हैं। ठीक है, बल्कि यह अगर बात करें जो उसको डायरेक्टली प्रोडक्ट को, डायरेक्ट मटेरियल को एक शेप देने में मदद कर रहे हैं, यह उसका हेल्प करते हैं स्मूथ से चलने में। जैसे आपका देखिए मशीन के लिए लुब्रिटिक ऑयल जरूरत पड़ता है मशीनरी के लिए, कॉटन उसके मशीन को साफ करने के लिए, पोंछने के लिए, ताकि खराब प्रोडक्ट ना निकले, डैमेज किसी प्रकार से नहीं हो। तो वह सारे जो आपके कहलाएंगे वो कहां कहलाएंगे बच्चे, इनडायरेक्ट मटेरियल। क्या चीज में कहलाएंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल। देखिए ना थोड़ा एग्जांपल, कैन नॉट बी एलोकेटेड बट कैन बी अपॉइंटेड टू और अप्रोप्ड बाय कॉस्ट सेंटर्स और कॉस्ट यूनिट। एग्जांपल्स इंक्लूडेड कॉटन बेस्ड टू क्लीन मशीनरी, देख रहे हैं कॉटन का यूज क्या कहता है, मशीनरी को साफ करने के लिए, लुब्रिकेंट्स ऑयल मशीनरी एंड डीजल ऑयल टू जनरेट पावर, देख रहे हैं। तो यह सारे जो है आपके डायरेक्ट मटेरियल को एक कन्वर्ट करने में जो लग रहा है उसका यह सपोर्ट करते हैं। ठीक है, सेम आपका एग्जांपल में कुछ पिक्चर्स मैंने डाल दिया था। दूसरा होता है बच्चे लेबर। क्या देख रहे हैं, हमने आपको एक एग्जांपल दिया यहां पे, समझाया हूं कि आपका लेबर क्या हो सकता है। देखिए ना, देखिए बच्चे फैक्ट्री में काम करने वाली महिलाएं, देख रहे हैं यहाँ पे भी कारखाने में कुछ लोग काम कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो लेबर क्या करते हैं, लेबर आपके रॉ मटेरियल को काम करके उसको शेप देने का कोशिश करते हैं कि एक प्रोडक्ट में उसे कन्वर्ट कर दे। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ, लेबर एक्चुअली मीन्स एनी टाइप ऑफ फिजिकल और मेंटल एक्सटेंशन इन इकोनॉमिक टर्म। लेबर्स इज द एफर्ट इंटेलेक्चुअल etc डन इन एक्सचेंज फॉर एन इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स। क्या होता है, देखिए यह लोग जो काम कर रहे हैं, फिजिकल काम कर रहे हैं, मेंटल काम कर रहे हैं, ठीक है, अपने दिमाग सोच समझ मेहनत लगा करके काम कर रहे हैं। यह क्या करते, आपके गुड्स को, रॉ मटेरियल को मतलब गुड एक फिनिश गुड्स में प्रोसेस करते हैं, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बदलने का यह काम करते हैं, और बदले में यह मोनेटरी रिवॉर्ड मतलब अपना सैलरी रिसीव करते हैं। सारे वर्कर लोग देख रहे लगे हुए, तो ये आपके डायरेक्ट लेबर। ठीक है, अब आपका आता है बच्चे इनडायरेक्ट, सॉरी लेबर हो गए, डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर और लेबर को मैंने सेम ही, हाँ देखिए मशीन में कारखाने में जो डायरेक्टली लगे हुए लेबर हैं आपके डायरेक्ट लेबर कहलाते हैं, जो आपके प्रोडक्शन को काम करने के लिए लगे हुए हैं।
ठीक है। फिर आपके इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर में वह होते हैं जो आपके गुड्स को प्रोड्यूस करने में नहीं लगे हुए हैं। जैसे अगर बात करें बच्चे की कारखाना में एक मजदूर लगा हुआ है, फैक्ट्री में एक मजदूर लगे हुए हैं, फैक्ट्री में एक मजदूर लगे हुए हैं और वह किसी रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रहे हैं, फिनिश गुड्स में बदलने में मदद कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, जो आपके रॉ मटेरियल को एक शेप दे रहे हैं, कंज्यूमेबल गुड्स में बदल रहे हैं, तो वह आपके डायरेक्ट लेबर। लेकिन जो बंदा उसको अपॉइंट करने के लिए काम कर रहा है, जो बंदा आपके मार्केटिंग डिवीजन को देख रहा है, कॉस्ट अकाउंटेंट, ह्यूमन रिसोर्स, सेल्स और मार्केटिंग का जो काम कर रहे हैं, ये सारे आपके इनडायरेक्ट लेबर है। मतलब यह सामान को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए नहीं काम कर रहे, बल्कि सामान को बेचने के लिए काम करेंगे। तो ये सारे क्या कहलाएंगे? इनडायरेक्ट लेबर, जो प्रोडक्शन में नहीं लगे हुए हैं, जो सामान को, हमारे प्रोडक्ट को बेचने में मदद कर रहे हैं। अगर किसी प्रकार से लेबर का कमी हो गया तो हम उसको अपॉइंट करेंगे। कॉस्ट में क्या खर्च आ रहा है, कॉस्ट यहां देख रहे हैं ना, तो ये सारे आपके कहलाएंगे इनडायरेक्ट लेबर। क्लियर? समझाते चल रहा हूं बच्चे, कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट में जरूर मेंशन करें, एकदम जरूरी है। अब डायरेक्ट एक्सपेंस, जो एक्सपेंस आपके प्रोडक्ट को डायरेक्टली मतलब बनाने में खर्च हो रहे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएंगे। आपने 11th में भी पढ़ा होगा। देखिए बच्चे, एग्जाम्पल दे दे के समझा दे रहा हूं ताकि आपका मन में किसी भी प्रकार से कोई डाउट ना रहे, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस समझिएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस आर दोज विच मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बाय अ कंपनी। एग्जाम्पल में डायरेक्ट एक्सपेंस आर वेजेज, कस्टम्स ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, है ना। यहां पे कैरेज इन बार्ड, कैरेज ऑन परचेज, कैरेज, कस्टम ड्यूटी, डॉक चार्ज, ये सारा आपने 11th में पढ़ा था ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जो लोग नहीं पढ़े थे ना 11th, उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल एकदम नहीं है, उनका गलती। जाइए 11th वाला क्लास वापस ओपन करके ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस देखिए, देख रहे हैं सारा काम आ रहा है ना, डायरेक्ट एक्सपेंस जानने में मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और उन लोग के लिए तो बहुत टेंशन होता है, सर 11th काश पढ़ लिए होते। सर जी बोलते थे अकाउंट वाला क्लास में कि पढ़ो रे पढ़ो, तो बगल वाली को तकते रहते थे, तो कैसे पढ़ाई होगा। टर्म से जो भी बेसिक्स है वो 11th वाले हैं, तो आपको वहां से पढ़ना चाहिए, ठीक है। ऐसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे दे के समझाते जा रहा हूं। अभी भी पढ़ लीजिए, नहीं तो आगे वाला पढ़ाई में ये वाला काम आएगा, तो फिर बोलेगा कि देखिए सर अभी बोल रहे थे अभी भी नहीं पढ़ाई किए, तो आगे कैसे पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए। क्लियर? अब बच्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है ना, कि जो आपके प्रोडक्ट को बनने के बाद लग रहे हैं, उसको प्रमोट करने में खर्चा हो गया, सेल्स करने में खर्च हो रहा है, किसी प्रकार से उसको मार्केट में परफॉर्म करने में, लॉन्च करने में खर्च हो रहा है, आपके मतलब आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो होलसेलर तक पहुंचाने में जो खर्च हो रहा है, तो वह सारा चीज आपका कहलाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। वह कौन सा खर्च कहलाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जो प्रोडक्ट पे डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए नहीं लगा हुआ है, बल्कि जो आपके सामान के बनने के बाद, जो आपके सामान के गुड्स के बनने के बाद आपका खर्च आ रहा है, वह आपका कहलाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। देखिए इधर indirect expense are those that are not directly accountable to process that contribute to the creation of products or services. If you work in business, finance, or accounting, understanding different types of indirect expense is important. देखिए, बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपेंस, इकोनॉमिक एंड अदर एक्सपेंस, यह सारे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएंगे, ठीक है। आगे अब बच्चे बनता है प्राइम कॉस्ट, बहुत ज्यादा जरूरी है। प्राइम कॉस्ट एकदम जानना जरूरी है, ठीक है। थोड़ा समझ, इसको छोटा कर रहे हैं स्क्रीन को। देखिए
द प्राइम कॉस्ट इज द सम ऑफ द डायरेक्ट कॉस्ट फॉर materials, labor and expenses, also known as direct cost or flat cost. Company estimated it by adding raw material, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस। समझ में आया? देखिए सिंपली अगर एक लाइन में अगर हम बात करें बच्चे, तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस आपका क्या बनता है? प्राइम कॉस्ट। ठीक है, यहां देखिए प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला था रॉ मटेरियल डायरेक्ट रॉ मटेरियल प्लस कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर, देख रहे हैं, यह आपका प्राइम कॉस्ट बनेगा बच्चे। क्लियर? फॉर्मेट बताऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए, स्टेटमेंट ऑफ द कॉस्ट शीट बताएंगे ना तो आपका एक एक टर्म को और ज्यादा लिबरेट करेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आता है वर्क कॉस्ट। समझिए, देखिए जब हम कॉस्ट शीट बना रहे होते हैं बच्चे, तो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मतलब आपका वेजेज को लेबर को ऐड करने, डायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड करने के बाद हमारा प्राइम कॉस्ट बनता है। समझिएगा, अब प्राइम कॉस्ट के बाद अगर हमने फैक्ट्री का खर्चा क्या होता है समझिए। देखिए क्या हुआ, आपने सपोज डेट कि हमारा यहां पे प्राइम कॉस्ट निकल गया। क्या निकल गया? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कैसे निकलता है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस को अगर हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो हमारा प्राइम कॉस्ट निकल गया। अब जो हमारा अमाउंट बचे प्राइम कॉस्ट का निकला, और प्राइम कॉस्ट में अगर हम फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स समझिएगा। अब बोलिएगा सर फैक्ट्री का ओवरहेड, देखिए बच्चे फैक्ट्री का जो भी खर्चा है, 11th में ट्रेडिंग अकाउंट पढ़े थे, गुरुजी पढ़ाए थे, और याद होवे करेगा वह स्टार्टिंग वाला जुनून कॉमर्स बहुत सपनों के साथ लिया जाता था, और बहुत सारे स्टूडेंट कॉमर्स इसलिए भी ले लेते हैं कि भैया हमारा तो मैथ और साइंस को देखते ही मन था थरा जाता है, काहे लेंगे साइंस, तो वो कॉमर्स में आ गए थे। तो वहां पे आपके जो टीचर पढ़ाए थे वो 11th में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ाए थे। अब बोले थे देखो रे बेटवा, डेबिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट का सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस लिखाता है, फैक्ट्री का खर्चा। तो यहां पे फैक्ट्री ओवरहेड्स में सिर्फ और सिर्फ हम फैक्ट्री का खर्चा लिखेंगे, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री फ्यूल, बात करें फैक्ट्री इलेक्ट्रिक बिल, डॉक चार्ज, कैरेज इनवार्ड, सारा बताए होंगे आपको, भूल गए ना? कहे थे यार कि मन से 11th पढ़िए, तो थोड़ा देख लीजिएगा बेसिक। तो प्राइम कॉस्ट में अगर हम फैक्ट्री ओवरहेड्स को मतलब फैक्ट्री के सारे खर्चों को जोड़ देते हैं, सम करते हैं, तो हम लोग का निकलेगा वर्क कॉस्ट। जैसे प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, क्या बोले? फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री का सारा खर्चा जोड़ेंगे तो जिसको रिजल्ट आएगा ना वो हमारा होगा वर्क कॉस्ट। क्या हो जाएगा हमारा? वर्क कॉस्ट। देखिए वर्क कॉस्ट इज द सम ऑफ प्राइम कॉस्ट एंड फैक्ट्री कॉस्ट और ओवरहेड्स एक्सपेंस, उसी के बारे में लिखा हो, फैक्ट्री कॉस्ट को फैक्ट्री ओवरहेड्स भी बोलते हैं, तो वह हमारा क्या निकल जाएगा? वर्क कॉस्ट निकल जाएगा। पढ़ना चाहिए ना यार, 11th पढ़ना चाहिए था, काम देता ना। अब आगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे होता है, देखिए एकदम सिंपली प्रोसेस है। क्या हो रहा है? डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, ओवरहेड्स, नहीं इतना फॉर्मूला तो काफी नहीं होगा ना, और भी बता देता हूं, थोड़ा समझिएगा। देखिए समझाना है, समझाते चलेंगे, आपको थोड़ा सा डाउट भी नहीं होने देंगे, एकदम इजीली मैं बताऊंगा। देखिए बच्चे प्राइम कॉस्ट हो गया,
ठीक है। प्राइम कॉस्ट में अगर हम प्लस करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स पर से करेंगे तो रिजल्ट क्या आता है आपका, वर्क कॉस्ट। क्या निकलता है रिजल्ट, वर्क कॉस्ट। जब हम प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स को सम करेंगे, रिजल्ट जो हम लोग का आएगा सर वो आएगा वर्क कॉस्ट। क्या आएगा, वर्क कॉस्ट। अब वर्क कॉस्ट में अगर हम लोग प्लस करते हैं ऑफिस ओवरहेड्स, मतलब रेंट, सैलरी, ऑडिट फी, मैनेजर एक्सपेंसेस, जो भी खर्चा ऑफिस का है जो आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते थे। क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा सर प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। देखिए यार, ऐसे टॉर्चर नहीं कीजिए, बहुत तकलीफ होता है जब ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट और कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने वाले स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं ना कि सर प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, समझ में आता है कि आप डायरेक्ट साइंस से एमबीए में भी मूव कर गए हो, तो बहुत सारे टर्म्स आपके लिए नए होंगे, लेकिन बेसिक टर्म्स पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है बच्चे। आप, मैं ये चाहूँगा कि आपका बेसिक टर्म एकदम अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। और उसके लिए आपको 11th का रियली बता रहा हूँ, अगर आप एमबीए के स्टूडेंट्स हैं, आपने डायरेक्ट बिना कॉमर्स स्ट्रीम से एमबीए कर रहे हो, या फिर अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो, आप बीबीए में आ गए हो, तो उन सब के लिए बस एक लाइन बोलूँगा कि 11th का बेसिक्स क्लास करो, कुछ नहीं करना है। देखिए, आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए, 11th क्लासेस का प्लेलिस्ट बना हुआ है अकाउंट्स का, एकदम स्टार्टिंग से ना, 11th स्टार्टिंग से 40 वीडियो देख लीजिए, #1 से लगातार जैसे पढ़ाया 40 वीडियो देख लीजिए। 40 वीडियोस देखने के बाद में आपको रियली बोल रहा हूं, कहीं भी बेसिक टर्म्स में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई पूछेगा ना तब बोलेगा पहले हाथ उठेगा, हम बता देंगे, आराम से बता देंगे, तो ये आप में आ जाएगा, ठीक है। तो इतना मेरे लिए जरूर कीजिएगा। फिलहाल यहाँ वर्क कॉस्ट आपका हो जाएगा और प्लस करेंगे ऑफिस का खर्चा, ठीक है। तो हम लोग का इसका जो रिजल्ट आएगा ना बच्चे, ये आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा, ठीक है। यही है आपका, ये बताया हुआ है सिंपली भी मैंने आपको समझाया। राइट डाउन भी करते चलिए क्योंकि नोट्स आपको बनाना है, ठीक है। पीडीएफ चाहिए, पीपीटी चाहिए, टेलीग्राम पे चले जाइए, माइंड योर ओन सक्सेस, वहां मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। पटना में है, ढूंढ रहे हैं कि ऑफलाइन क्लासेस मिल जाए, सर से पर्सनल कंसल्ट कर ले, आर्या कॉमर्स करियर विजिट कीजिए, गूगल मैप पे अवेलेबल है, ठीक है। ध्यान दीजिए आगे। एक टर्म बता रहे बच्चे, वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है। बहुत सारे टीचर इसको नहीं समझाते, एकदम इजी लैंग्वेज में समझाएंगे, समझिएगा, एकदम इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूं। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होगा, वर्क इन प्रोग्रेस क्या होगा, ठीक है। मान के चलिए यार कि फ्यूचर में रेस्टोरेंट ओपन कर ही दिए, आर्या लवर्स पॉइंट, ठीक है, यहां पे अपना रेस्टोरेंट खोल लिए, क्लियर, वेज नॉन वेज साउथ सारा रहेगा, टेंशन नहीं लेना है। और यहां पे एक और रेस्टोरेंट चल रहा था, सपोज दैट XYZ नाम का एक और रेस्टोरेंट था, क्लियर। रात का 11 बज रहा था, कहानी नहीं बता रहा हूं, एकदम समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, वर्क इन प्रोग्रेस समझना है आपको, कहानी नहीं बता रहे, घर घर की कहानी नहीं चल रही, अच्छे से समझिए। रात का 11 बज रहा था, एक कस्टमर आ गया फैमिली को लेकर के, जिसमें हर किसी का अलग अलग ख्वाहिश था, दिले ख्वाहिश, हमको ये खाना है, हमको वो खाना है, और उन्होंने ऑर्डर कर दिया चिकन टिक्का, ठीक है। क्या ऑर्डर कर दिया, चिकन टिक्का। और जैसे ही हम पूछे सेल्फ से कि क्या चिकन बच रहा, नहीं नहीं है हमारे पास में, बचा हुआ है, नहीं, खत्म हो गया, सारा मटेरियल ही खत्म हो गया। और 11 PM में शॉप नहीं खुला हुआ था, हमने तुरंत कंसल्ट किया बगल वाले रेस्टोरेंट में, क्या आपके पास चिकन है, बोले हाँ सर चिकन तो अवेलेबल है, लेकिन चिकन वैसे नहीं, मीट के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, मीट के फॉर्म में है, मतलब वह स्टार्टिंग, मतलब रॉ मटेरियल फॉर्म क्या होगा, चिकन हो गया, लेकिन एकदम क्लीन करके मीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। वह फिनिश गुड्स नहीं बना है, क्योंकि मीट लोग खा नहीं सकते हैं, उसको पकाने के बाद सेफ देखे ना खाएंगे यार, फिनिश गुड्स बनने के बाद लोग कंज्यूम करते हैं। तो यह जो प्रोसेस में है, मतलब चिकन से
मीट के फॉर्म में आ गया, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस, काम उस पे हो रहा है। तो कोई गुड्स अगर आपका फिनिश गुड्स में नहीं हुआ है कन्वर्ट, वह बीच वाले रास्ते पे है, ट्रैक पे है, वह आपका कहलाएगा वर्क इन प्रोग्रेस। क्या कहलाएगा? वर्क इन प्रोग्रेस। समझ में आ रहा है क्या बोले वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में? अगर कोई भी आपका रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं हुआ है, वह बीच वाले रास्ते में है, तो वह वर्क इन प्रोग्रेस वाले मोड में कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? समझ में आ रहा है? देखिए बच्चे, कुछ पिक्चर देकर के मैंने समझाया था। देखिए रॉ मटेरियल आपका वुडन हो गया। अब हमको सपोज दैट कुछ बनाना है, तो यह देखिए प्लाईवुड में कटिंग हो गया, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस। और बाद में फिनिश गुड्स बना क्या? फर्नीचर। समझ में आ रहा? कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना? सब्सक्राइब कीजिए यार। जैसे जैसे आप सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, मन में कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि और इंटरेस्ट लेकर के पढ़ाए, नए नए टॉपिक को लेके आए। तो वो आप चाहते हो तो इतना तो आपको करना पड़ेगा, जबरदस्ती नहीं है, प्यार से। ठीक है, फिनिश गुड्स सब तो आप समझ गए, जब मैंने बता दिया वर्क इन प्रोग्रेस तो फिनिश गुड्स सब समझ गए। रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोसेस भी बना रहे हैं, फिनिश गुड्स बन करके तैयार हो गया। ठीक है, यहां तक टर्म्स था। अब आप कॉस्ट शीट देख लो, क्योंकि इसी पे आपको सारा क्वेश्चन बनाना है। देखिए हम इसी के बारे में तब से चर्चा कर रहे थे, चिल्ला चिल्ला के, और अपने इंपॉर्टेंट एलिमेंट, जो मेरे बॉडी के इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, उसको डेप्रिसिएट कर रहे थे। तो आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले हमने आज पढ़ा रॉ मटेरियल के बारे में। ठीक है, डायरेक्ट लेबर के बारे में पढ़ा, डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में पढ़ा, और हमने बोला कि जैसे ही यह तीन को ऐड करेंगे, यह तीनों को ऐड करेंगे, हमारा क्या बन जाएगा सर? प्राइम कॉस्ट बनेगा। देखिए प्राइम कॉस्ट है यहां पे। प्राइम कॉस्ट में अगर वर्क ओवरहेड्स यानी फैक्ट्री के खर्चे को, फैक्ट्री एक्सपेंस को अगर आप ऐड कर दो, तो आप वर्क कॉस्ट में आ जाते हो। क्या चीज में आ जाओगे? वर्क कॉस्ट में। और ऑफिस का खर्चा, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, मतलब ऑफिस का सारा खर्चा, सैलरी, ऑडिट फी, प्रिंटिंग एक्सपेंस, जो भी ऑफिस का खर्चा अगर वो ऐड करते हो, तो आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की तरफ बढ़ जाते हो। ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस उसके बाद लगता है, अगर आप वो ऐड करते हो, तब आप टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ गुड्स में आप पहुंच जाते हो, क्योंकि यह कॉस्ट है। सामान को बनाने से बेचने में लगा गया टोटल कॉस्ट आपको यहां निकालना है कॉस्ट शीट में। नेक्स्ट क्लास में आपके प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम बताऊंगा, एग्जाम्पल भी। ठीक है, जिससे भी आपका समझ में आएगा। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। कैसा लगा बच्चे प्लीज कमेंट में जरूर बताएं, कहां से वॉच कर रहे हैं जरूर बताएं, और किस क्लास के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि कॉस्ट मैं सभी के लिए पढ़ा रहा हूं, बीबीए वालों के लिए, बीकॉम वालों के लिए, एमबीए वालों के लिए। तो आप किस लेवल से पढ़ रहे हो? ठीक है, और कैसा लगा प्लीज मेंशन जरूर करें, सब्सक्राइब करके जाएं। बाय, सी यू।